अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फास्ट फॉरवर्ड। ये मूवी है 2012 के लंदन के एक छोटे से इलाके में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे होते हैं कि अचानक एक बूढ़ी खातून मेव को कुछ अजीब महसूस होने लगता है। वो उस जगह ठहर जाती है। ट्रिश नामी पड़ोसन मेव से पूछती है कि क्या वो ठीक है, पर बूढ़ी औरत उसे बताती है कि ये फिर से हो रहा है। वो आसपास खेलते बच्चों को अपने घरों में चले जाने का बोलती है। रिहायशी परेशान हो जाते हैं कि किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, पर मेव ये कहती रहती है कि ये फिर से हो रहा है। इसी दौरान एक बच्ची की गुमशुदगी का इश्तिहार दिखाया जाता है, जिसकी गुमशुदगी को ज्यादा वक्त नहीं गुजरा होता। ट्रिश की बेटी क्लोई ये सब मंजर अपने कमरे की खिड़की से खड़ी देख रही होती है। वो अपना पसंदीदा गाना गा रही होती है। वो अपनी मेज पर बैठ जाती है और अपने पड़ोसी लड़के का स्केच बनाने लगती है जो उस वक्त बाहर खेल रहा होता है। हैरत अंगेज तौर पर जैसे ही वो स्केच मुकम्मल करती है, वो बच्चा गायब हो जाता है। मेव और उस बच्चे के बाप को एहसास होता है कि एक और बच्चे को अगवा कर लिया गया है। और अब मूवी के मरकजी किरदार द डॉक्टर और उसकी साथी रोज सामने आते हैं। ये दोनों टाइम ट्रेवलर होते हैं जिनका काम होता है किसी भी टाइमलाइन में होने वाली खराबी को ठीक करना। लेकिन इस बार वो 2012 के होने वाले लंदन ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब देखने आते हैं। उस इलाके से गुजरते हुए वो दोनों बहुत सारे गुमशुदा बच्चों के पोस्टर्स देखते हैं। डॉक्टर को ये बात बहुत गैर मामूली लगती है। वो उस इलाके में जाकर हर चीज की तफ्तीश शुरू कर देता है। जब वो उस आखिरी बच्चे के गुमशुदा होने वाली जगह पर पहुंचता है तो उसे एक एनर्जी की लहर महसूस होती है और उसे अंदाजा हो जाता है कि ये गुमशुदगी बहुत पुरअसरार है। इसी दौरान रोज वहां पर काम करने वाले वर्कर कैल से बात करती है और उसे पता चलता है कि ओलंपिक की मशाल इसी गली से गुजरेगी। दूसरी तरफ किसी के घर में चोरों की तरह जाने पर डॉक्टर मुसीबत में फंस जाता है। रोज और कैल उसकी मदद के लिए वहां पहुंचते हैं। जब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो डॉक्टर अपना पुलिस बैज उन्हें दिखाता है और कहता है कि वो यहाँ हुकूमत की तरफ से तफ्तीश करने आया है गुमशुदा बच्चों के केस में। अगर कोई भी कुछ जानता है तो वो उसे बता दे। मेव आगे बढ़ती है और खुलासा करती है कि कोई पुरअसरार ताकतें इन बच्चों को ले जा रही हैं। क्लोई अपने कमरे की खिड़की से ये सब देख रही होती है। वो एक बिल्ली को देखती है और अपने डेस्क पर दोबारा बैठ जाती है। वो उस बिल्ली का स्केच बनाने लगती है और इसी दौरान उसकी माँ ट्रिश उसके कमरे में जाती है। क्लोई अपनी माँ को बहुत बुरे अंदाज में उसके कमरे से चले जाने का कहती है। इसी दौरान हम दीवारों पर लगे हुए बहुत सारे स्केचेस को देख सकते हैं, जैसे कि वो ये काम बहुत अरसे से कर रही थी। वो बिल्ली एक छोटे से डब्बे में दाखिल होती है और हैरत अंगेज तौर पर गायब हो जाती है। डॉक्टर और रोज ये सब देखकर बहुत हैरान होते हैं। दूसरे मंजर में हम देखते हैं कि रोज अकेली उस इलाके की तफ्तीश कर रही होती है जब उसे किसी घर के अंदर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। वो बगैर कुछ सोचे समझे दरवाजा खोल देती है। एक बहुत बड़ी और अजीब दिखने वाली गेंद उसके ऊपर हमला कर देती है। डॉक्टर उसी वक्त वहां पर आ जाता है और उस गेंद को काबू में करके रोज की जान बचा लेता है। वो उस गेंद को लेके अपने लैब चले जाते हैं और देखते हैं कि ये बॉल बनी किस तरह से है। काफी रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये बॉल ग्रेफाइट से बनी हुई है और उसे ये भी पता चलता है कि ये गेंद आयोनिक एनर्जी की वजह से हरकत में आई है। इन सब मालूमात के बाद डॉक्टर एक नतीजे पर पहुंचता है कि जो भी ये स्केचेस बना रहा है वो दुनिया से चीजों को गायब करने या फिर उनको वजूद में लाने की ताकत रखता है। और वो ये भी महसूस करती है कि क्लोई वाहिद एक छोटी बच्ची है जो अपने घर से कभी नहीं निकलती। उसी दिन वो क्लोई के घर के बाहर पहुंच जाते हैं क्लोई से मिलने के लिए, पर उन्हें ट्रिश की तरफ से रोक दिया जाता है। लेकिन देखने में ट्रिश बहुत डरी हुई लग रही थी, जैसे वो कुछ छुपा रही थी। डॉक्टर ये सब महसूस कर लेता है और ट्रिश से वादा करता है कि वो उसकी बेटी की मदद करेगा। घर के अंदर जाके ट्रिश रोज और डॉक्टर के सामने खुलासा करती है कि उसकी बेटी कुछ महीनों से बहुत अजीब रवैया इख्तियार किए हुए है और पूरा दिन बहुत अजीबोगरीब स्केचेस बनाती रहती है। रोज मौका पाकर क्लोई के कमरे में जाने की कोशिश करती है। वहां
وہاں وہ دیکھتی ہے کہ کلوئی اپنے کمرے سے باہر نکل رہی ہے تو وہ جلدی سے اپنے آپ کو چھپا لیتی ہے۔ جب وہ چھوٹی بچی وہاں سے چلی جاتی ہے تو روز اس کے کمرے میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کلوئی کی کپڑوں کی الماری میں سے عجیب آواز آنے لگتی ہے۔ جب وہ اس الماری کو کھولتی ہے تو وہ دیوار پر لگے ایک بہت خوفناک سکیچ کی طرف دیکھتی ہے۔ ڈاکٹر کلوئی سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن چھوٹی بچی اسے کہتی ہے کہ وہ بہت مصروف ہے، اور اچانک وہ لوگ روز کی چیخوں کی آواز سنتے ہیں۔ جب وہ کلوئی کے کمرے میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کلوئی کی کپڑوں کی الماری میں سے کوئی چیز باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی وقت کلوئی اس بات کا خلاصہ کرتی ہے کہ اس کی کپڑوں کی الماری میں جو سکیچ موجود ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا باپ ہے۔ پریشان ٹرش اپنی بچی سے پوچھتی ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے، پر ہر بار کی طرح کلوئی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ دونوں ٹائم ٹریولر ٹرش کو بتاتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بچوں اور جانوروں کے غائب ہونے کی وجہ کلوئی ہی ہے۔ وہ پہلے تو اس بات کو ماننے سے بالکل انکار کر دیتی ہے لیکن دل ہی دل میں وہ جانتی ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ واقعی ہی کچھ خوفناک ہو رہا ہے۔ وہ تینوں کچن میں آ جاتے ہیں اور ٹرش اس بات سے بہت الجھی ہوئی ہوتی ہے کہ کلوئی اپنے مرے ہوئے باپ کا سکیچ کیوں بنائے گی، اور سوالوں کے جواب کے لیے ڈاکٹر کلوئی کے کمرے میں جاتا ہے اور اپنی پاورز کو یوز کر کے کلوئی کو بے ہوش کر دیتا ہے تاکہ وہ اس پراسرار طاقت سے بات کر سکے جو کلوئی سے یہ سب کروا رہی ہے۔ وہ پراسرار طاقت کلوئی کے اندر سے بولنے لگتی ہے۔ وہ طاقت اپنے آپ کو آئسولس بتاتی ہے جو اسپیس میں ٹریول کرتی ہیں اپنے پوری فیملی کے ساتھ۔ 2 مہینے پہلے وہ آئسولس اپنی فیملی سے جدا ہو جاتا ہے۔ خلا میں ہونے والے ایک حادثے کی وجہ اس آئسولس کو زمین پر بھیج دیتی ہے۔ ڈاکٹر اور روز کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اس نے کلوئی کی باڈی پر ہی قبضہ کیوں کیا۔ آئسولس نے کلوئی کو اس لیے چنا کیونکہ اس کا بچپن بہت برا تھا اور وہ اس آئسولس کی طرح ہی اکیلی تھی، اور اس کے ظالم باپ کا سکیچ بھی آئسولس نے ہی کلوئی سے بنوایا تھا۔ ڈاکٹر یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ آئسولس بچوں اور جانوروں کو تب تک اغوا کرتا رہے گا جب تک اس کی فیملی کی تعداد مکمل نہیں ہو جاتی۔ روز کے پوچھنے پر ڈاکٹر بتاتا ہے کہ ان آئسولس کی فیملی کی تعداد 4 بلین ہوتی ہے، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ آئسولس کلوئی کو اسی طرح سے استعمال کرتا رہے گا جب تک وہ 4 بلین کی فیملی تیار نہیں کر لیتا۔ اسی وقت کلوئی کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ اس کا مرا ہوا باپ اس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کلوئی کی حالت دیکھتے ہی دیکھتے خراب ہوتی جا رہی تھی اور ڈاکٹر نے اس کی ماں سے کہا کہ کچھ ایسا کرو جس سے کلوئی ٹھیک ہو جائے۔ ٹرش بغیر سوچے سمجھے اس کا پسندیدہ گانا گانا شروع کر دیتی ہے اور خوش قسمتی سے یہ کام کر جاتا ہے اور کلوئی کی حالت بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر اور روز وہاں سے نکل جاتے ہیں اس پورڈ کی تلاش میں جو آئسولس کو اس زمین پر لے کر آیا ہوتا ہے۔ وہ اس پورڈ کو ٹھیک کر کے آئسولس کو واپس اس کی فیملی تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ کلوئی ڈاکٹر اور روز کا پیچھا کرتی رہتی ہے جہاں پر بھی وہ جاتے ہیں۔ وہ دونوں اپنی لیب میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک ایسی ڈیوائس کریٹ کرنے لگتے ہیں جو اس پورڈ کو ڈھونڈ سکے۔ یہ کام آسان نہیں تھا لیکن ڈاکٹر اپنے تیز دماغ کے استعمال سے اس ڈیوائس کو بنا لیتا ہے اور وہ دونوں اس پورڈ کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ کلوئی ڈاکٹر اور اس کے پورٹل کو غائب کر دیتی ہے کیونکہ وہ سب سے بڑی رکاوٹ بن رہے تھے کلوئی کے راستے میں۔ اب روز بالکل اکیلی رہ جاتی ہے اور اسے اس مسئلے کا حل اکیلے ہی نکالنا پڑے گا۔ وہ بہت سوچتی ہے لیکن اسے کچھ نہیں حاصل ہوتا اور اچانک اسے خیال آتا ہے کہ پورڈز گرم چیز سے انرجی حاصل کرتے ہیں۔ وہ کیل کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھنے لگتی ہے کہ اس نے کون سا سب سے بڑا گڈھا گرم سیمنٹ سے بھرا ہے۔ کیل اسے بتاتا ہے اور وہ بغیر وقت ضائع کیے وہاں جاتی ہے اور وہاں کی زمین کو کھودنے لگتی ہے۔ کچھ ہی وقت بعد کلوئی کو وہ پورڈ مل جاتا ہے۔ دوسری طرف کلوئی ویمبلی اسٹیڈیم میں موجود لوگوں کو ٹی وی پر دیکھ رہی ہوتی ہے جو لنڈن اولمپک کی افتتاحی تقریب دیکھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ ان لوگوں کو سکیچ کر دیتی ہے۔ کچھ ہی وقت میں روز پورڈ کو لے کے گھر پہنچ جاتی ہے لیکن بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ 80,000 کے قریب لوگ
स्टेडियम से गायब हो चुके होते हैं। बदकिस्मती से आइसोलस के लिए ये काफी नहीं था और वो क्लोई को ऑर्डर देता है कि पूरी दुनिया का स्केच बना दे ताकि वो हर किसी को अगवा कर ले और एक बहुत बड़ी फैमिली बनाने में कामयाब हो जाए। सब उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अचानक से उस कमरे में एक स्केच हरकत करता है और वो स्केच होता है डॉक्टर का। वो उस स्केच में ओलंपिक की मशाल की तरफ इशारा कर रहा होता है और उसी टाइम ओलंपिक की तकरीब को टीवी पर दिखाया जा रहा होता है। ओलंपिक मशाल की रैली वहां से गुजर रही होती है और रिपोर्टर कह रही होती है कि ये मशाल उम्मीद और मोहब्बत की निशानी है। रोज जैसे ही ये चीज सुनती है तो उसे एहसास होता है कि डॉक्टर उसे इशारा दे रहा है कि उस पोर्ड को ओलंपिक मशाल में फेंक दे। वो बाहर निकलती है और लोगों के हजूम में दाखिल हो जाती है। वो जैसे ही मशाल को देखती है वो उस पोर्ड को हवा में उछालती है। पोर्ड उस मशाल में गिर जाता है और आइसोलस जो क्लोई की बॉडी के अंदर है उसे ये महसूस होता है कि उसका पोर्ड ठीक हो रहा है और वो अब घर जा सकता है। वो जैसे ही क्लोई के जिस्म से निकलता है क्लोई बिल्कुल ठीक हो जाती है। गुमशुदा बच्चे भी वापस आ जाते हैं और वेम्बली स्टेडियम भी वापस उसी तरह भर जाता है। रोज अपनी खुशी कैल के साथ मनाती है, लेकिन जब डॉक्टर वापस नहीं आता तो वो परेशान हो जाती है। अचानक उसे क्लोई के कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है। वो वहां जल्दी से पहुंच जाती है। वो देखती है कि आइसोलस की वजह से एक ऐसी एनर्जी पैदा हो जाती है जो क्लोई की अलमारी में मौजूद मॉन्स्टर को जिंदा कर देती है। वो उस अलमारी में से निकल आता है और माँ बेटी दोनों को घर के अंदर बंद कर लेता है और अब वो उन्हें मारने के लिए आ रहा है। छोटी बच्ची डरी हुई होती है, लेकिन वो अपना पसंदीदा गाना गाना शुरू कर देती है। उसकी माँ भी उसके साथ मिलकर गाने लगती है और वो शैतान हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। उसी वक्त टीवी पर दिखाया जाता है कि ओलंपिक मशाल लाने वाला खिलाड़ी जख्मी है और थक चुका है और वो वहां पर बेहोश होकर गिर जाता है। हैरत अंगेज तौर पर डॉक्टर वहां पर आता है और उस मशाल को उठा लेता है और उस मशाल को उसकी जगह तक पहुंचा देता है। वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है और स्टेडियम की ओलंपिक फ्लेम को जला देता है। मूवी के इख्तिताम में दिखाया जाता है कि वो आइसोलस इतनी एनर्जी क्रिएट कर लेता है कि वो अपने घर वापस चला जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो फास्ट फॉरवर्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें।